गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं, मस्त हैं। आप सभी का आदित्य साइंस कंसेप्ट में स्वागत है। हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे और पीरियोडिक टेबल में हम लोग पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के हम लोग पूरे एलिमेंट्स को समाप्त कर चुके हैं और आज हम लोग ब्लॉक डी और ब्लॉक एफ को भी कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो बोलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इजाज़त है? अच्छा, तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं ब्लॉक डी के बारे में। ब्लॉक डी के बारे में, ठीक है। सबसे पहला जो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपका प्रश्न होता है कि ब्लॉक डी को हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसे ट्रांजिशन एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। किस एलिमेंट के नाम से जानते हैं? तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि किस ब्लॉक को संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है तो क्या बोलिएगा? ब्लॉक नंबर डी है आपका संक्रमक संक्रमक तत्व, ठीक है। संक्रामक तत्व के नाम से किसे जाना जाता है? तो ब्लॉक डी को। अगर हम बात करें ब्लॉक डी की में, तो ब्लॉक डी के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि ये ग्रुप 3 से स्टार्ट होता है और ग्रुप 3 से लेकर आपका कहाँ तक जाएगा? तो ग्रुप 12 तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक जाएगा, ठीक है। यानी इसमें इतने ग्रुप शामिल है। तो टोटल ग्रुप की संख्या जो है, यहाँ पर ग्रुपों की अगर संख्या आपसे पूछ दिया जाए तो ग्रुप कितने हैं? 10 ग्रुप है। और भी अगर हम बेसिक बात करें तो इसमें टोटल एलिमेंट्स अगर पूछ दिया जाए कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स की अगर बात किया जाए तो टोटल एलिमेंट्स इसमें 40 हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 40 एलिमेंट्स हैं। तो इन 40 एलिमेंट्स के बारे में हमें नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है वही उसी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिस एलिमेंट से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। जो अक्सर एग्जाम में उससे प्रश्न बन जाता है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि आपको ये बेसिक बातें हमने पहले भी बताया था, आज भी हमने बताया, तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब एक एक करके इसके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट्स है हम लोगों को ब्लॉक डी का एलिमेंट्स फेरस है, ठीक है। फेरस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में? फेरस के बारे में, यानी लोहा के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसका एटॉमिक नंबर आप याद रखेंगे कि इसका एटॉमिक जो नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? तो आप कहोगे 26 होता है। कितना होता है? 26 होता है। एटॉमिक नंबर कितना है? 26 है। अब इसकी हम बात करें तो ये पाया कहा जाता है। सबसे पहले यहाँ से आपको पॉइंट याद रखने हैं कि ये भूपर्पटी में, किसमें? भूपर्पटी में भूपर्पटी में दूसरा दूसरा यानी सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है। दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला एलिमेंट्स है। दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला पाया जाने वाला धातु है। क्या है? धातु है, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हुए कि पृथ्वी में अगर देखा जाए, पृथ्वी के भूपट्टी में तो सबसे अधिक पाया जाता है एल्युमिनियम। धातु की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम के बाद अगर देखा जाए तो आपका पाया जाने वाला जो धातु है वो आपका क्या है? तो आपका फेरस है, ठीक है। क्या है? फेरस है। और अगर हम बात करें तो ये और कहाँ पाया जाता है? ये हमारे ब्लड में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो हम बात करेंगे तो ह्यूमन ह्यूमन या हम कह सकते हैं ह्यूमन ब्लड में, ठीक है। ह्यूमन ब्लड में भी ये क्या होता है? पाया जाता है। इसी के वजह से, यानी फेरस के वजह से ही ब्लड का रंग क्या होता है? ब्लड का जो कलर होता है, ब्लड कलर रेड होने का जो प्रमुख कारण है वो किसके कारण होता है? तो फेरस के कारण होता है। आपने देखा होगा कि हमारे ब्लड में, हमारा ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होते हैं। क्या होते हैं?
रेड कलर होते हैं, तो उस रेड कलर होने का वजह क्या है? तो आपका आयरन है। क्या है? आयरन है। बात क्लियर हुआ? तो आयरन सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में पाए जाने वाले क्या है? तो कहोगे कि धातु है। धातु में तो कॉपर आ जाता है, इससे थी आपका ऐसा कहते हैं कैल्शियम आ जाता है। क्या आ जाता है? कैल्शियम। लेकिन हम बात करें अपने ब्लड की, तो ब्लड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो आपका धातु है वो क्या है? तो कह सकते हैं कि वो फेरस है हमारा। बात क्लियर हुआ? बोल, यहाँ से किसी तरीका की समस्या नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको हम प्राप्त किससे करते हैं? तो इसके अयस्क पूछा जाता है, इसके ओर्स पूछ लिए जाते हैं कि ओर्स कौन-कौन से होते हैं। तो आप याद रखना इसके बहुत तरह के ओर्स होते हैं, आपको 5 ओर्स ध्यान में रखना है। पहला जो ओर्स है हेमेटाइट, पहला जो ओर्स है वो कौन-सा है? हेमेटाइट है, ठीक है? अगर कभी भी हेमेटाइट का अगर फ़ॉर्मूला पूछ दिया जाए तो आप ध्यान रखना Fe2O3 होता है। अब जो पूछने का पैटर्न है, एग्ज़ाम में जो पूछने के पैटर्न है वो बदल चुका है। क्या हो चुका है? बदल चुका है। अब हेमेटाइट ना देके अब क्या देता है कि हेमेटाइट एक तरफ देगा, एक कॉलम में हेमेटाइट देगा और जैसे कॉलम 1 लिखा रहेगा और कॉलम 2 लिखा रहेगा। कॉलम 1 में इसके अयस्क का नाम दिया रहेगा और कॉलम 2 में इसके फ़ॉर्मूला दिए रहेंगे, ठीक है? और इसका मिलान करके आपको सही उत्तर लगाने होते हैं। तो इस तरीका से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये बातें ध्यान में रखना होगा। दूसरा जो है अयस्क इसका मैग्नेटाइट, क्या है? मैग्नेटाइट है। और मैग्नेटाइट की अगर हम बात करें तो इसका फ़ॉर्मूला होता है Fe3O4। मैग्नेटाइट का फ़ॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4। आपको सीक्वेंस में याद रखो, सीक्वेंस में याद रखोगे फ़ॉर्मूला भी याद करना आसान होगा। देखो हेमेटाइट का फ़ॉर्मूला क्या है? Fe2O3 है और मैग्नेटाइट की अगर बात करें तो Fe3O4 है। क्या है? Fe3O4 है। बात क्लियर हुआ? अगला अगर हम बात करें तो अगला है सीडेराइट। क्या है? सीडेराइट। एक क्या हुआ? हेमेटाइट, एक क्या हुआ? मैग्नेटाइट, एक क्या हुआ? सीडेराइट। सीडेराइट को हम लोग बोलते हैं फेरस कार्बोनेट FeCO3। इसको क्या बोलते हैं? FeCO3। और FeCO3 किसका नाम है? सीडेराइट का। बात क्लियर हुआ? सीडेराइट के बाद अगर हम बात करें तो एक होता है लिमोनाइट। क्या होता है? लिमोनाइट। लिमोनाइट। लिमोनाइट के अगर फ़ॉर्मूला की बात करें तो FeOOH होता है। क्या होता है? FeOOH होता है। बात क्लियर हुआ? बोलो। तो ये हमारा क्या था? ये 4 हमारे अयस्क है। एक और अयस्क होता है जिसको हम बोलते हैं आयरन पाइराइट। क्या बोलते हैं? आयरन पाइराइट, यानी आयरन आयरन पाइराइट। आयरन पाइराइट का अगर फ़ॉर्मूला पूछ दे तो FeS2 होता है। क्या होता है? FeS2। इस आयरन पाइराइट को एक और नाम से जाना जाता है। वो नाम क्या है? तो इसको हम मूर्खों के सोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्खों का सोना। बार-बार प्रश्न पूछा जाता है कि मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? तो वो आयरन पाइराइट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आयरन पाइराइट को कहा जाता है। तो यहाँ तक में किसी को समस्या है तो बोल, किसी तरह का समस्या नहीं। यानी कि लोहा के जो पूछे जाने वाले अयस्क है, वो अयस्क कौन-सा? हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, सीडेराइट है, लिमोनाइट है और आपका आयरन पाइराइट है। हेमेटाइट का फ़ॉर्मूला क्या है? Fe2O3 है, मैग्नेटाइट का Fe3O4 है, सीडेराइट का FeCO3 है, लिमोनाइट का FeOOH है और आयरन पाइराइट की बात करें तो FeS2 है। तो यहाँ से किसी तरीका का समस्या है तो बोलो, कोई समस्या है? नहीं है। अब बात करते हैं कि या इसमें से सबसे ज़्यादा हमें लोहा कहाँ से मिलता है? तो सर्वाधिक जो लोहा प्राप्त होते हैं, सर्वाधिक लोहा प्राप्त जो होता है वो आपका मैग्नेटाइट से होता है। किससे होता है? मैग्नेटाइट से। यानी सबसे अधिक जो लोहा हमें मिलेगा वो मैग्नेटाइट का जो मैग्नेटाइट अयस्क है उससे हमें मिलते हैं। इसमें लगभग 72% लोहा पाया जाता है।
कितना परसेंट लोहा पाया जाता है? 72%। मैग्नेटाइट के बाद अगर बात किया जाए तो ये दूसरा सर्वाधिक लोहा प्राप्त होता है, यानी सेकंड नंबर पर अगर देखा जाए तो सेकंड नंबर पर ये सर्वाधिक लोहा प्राप्त होता है, सर्वाधिक लोहा प्राप्त होता है। ठीक है, सर्वाधिक लोहा की अगर हम बात करें तो मैग्नेटाइट से, और दूसरा सबसे अधिक कहाँ से लोहा में मिलता है? तो हमें दूसरा सबसे अधिक लोहा जो मिलते हैं वो हेमेटाइट से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? हेमेटाइट से बोलते हैं। बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। अब यहाँ बात आता है कि इसको हम कहते क्या है, तो इसको हम फेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है? फेरिक फेरिक ऑक्साइड। अगर कभी भी आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है तो आप बता दोगे? बोलो, फेरिक ऑक्साइड का अगर फॉर्मूला बता दोगे? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चल, तो इस तरीका से हमारा ये क्या हुआ, आपका अयस्क हुए, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, आयरन पायरेट। अब अगर और भी हम बात करें तो देखो, ये आयरन जो है, आयरन का यूज हम लोग करते कहाँ कहाँ है? अगर आयरन की यूज की अगर हम बात करें तो आयरन का यूज हम लोग करते कहाँ कहाँ है? ठीक है, तो इसके यूजेज के बारे में अगर हमें पढ़ना होगा तो हम पढ़ते हैं इसके यूज के बारे में। किसके बारे में? यूजेज के बारे में। अब यहाँ से हम क्या रफ कर सकते हैं? बोलो, यहाँ से हम रफ कर सकते हैं? इजाजत है तो बोलो, कर सकते हैं? चल, तो हम इसको रफ कर रहे हैं। देखो, अगर हम यूज की बात करें तो इसका यूज हम लोग करते हैं। पहला है कि आप देखते हो कि स्टील बनाने में, क्या बनाने में? स्टील मेकिंग में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। स्टील मेकिंग में, किस में इस्तेमाल करते हैं? स्टील मेकिंग में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब स्टील मेकिंग में यानी स्टील बनाने में जो हम इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या क्या होता है? तो स्टील बनाने में हम लोग फेरस और कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? फेरस और कार्बन। यानी जब हम लोहे में 1.5 से 2% या 2 से 3% जब हम कार्बन मिला देते हैं तो वो स्टील बन जाता है। क्या बन जाता है? स्टील बन जाता है। तो स्टील बनाने में हम लोग फेरस और कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहीं से एक प्रश्न आता है कि अगर हमें स्टेनलेस स्टील बनाना होगा, क्या बनाना होगा? स्टेनलेस स्टील। तो अगर स्टेनलेस स्टील आपसे पूछा जाए तो स्टेनलेस स्टील के लिए आप ध्यान रखना कि इसमें क्या होता है। ये किसका बना होता है? तो फेरस और कार्बन तो होगा ही होगा। यानी फेरस और कार्बन जो है इससे मिलकर तो क्या बना है? स्टील बना है। लेकिन स्टेनलेस बनाना है तो इसमें हम क्रोमियम और निकेल को ऐड कर देते हैं। किसको ऐड कर देते हैं? क्रोमियम और निकेल को। तो कभी भी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि स्टेनलेस स्टील में हम किस धातु का इस्तेमाल करते हैं तो वो हम 4 धातुओं का इस्तेमाल करते हैं। फेरस है, कार्बन है, क्रोमियम है एंड निकेल है। बोलो, कोई दिक्कत? अब यहाँ से क्रोमियम आया है तो क्रोमियम का हम लोग यूज किस लिए करते हैं? तो क्रोमियम का यूज जो हम लोग करते हैं वो जंग लगने से बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो क्रोमियम का इस्तेमाल करते हैं। बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें फेरस कितना परसेंट होता है? तो फेरस इसमें लगभग 70% होते हैं। कितने परसेंट? 70%। अगर कार्बन की बात कर दिया जाए तो कार्बन और निकेल जो होते हैं वो लगभग 8 से 10% के बीच में होते हैं। लेकिन क्रोमियम का पूछ देता है तो क्रोमियम लगभग 18% होता है। कितना परसेंट होता है? लगभग 18% क्रोमियम होते हैं। ठीक है, तो फेरस और क्रोमियम का आप ध्यान रखोगे कि फेरस और क्रोमियम का परसेंटेज कितना होता है स्टेनलेस स्टील में। बात क्लियर है? बोलो, बात क्लियर है? समझ में आ रहे हैं? चल, तो इसी तरीका से हम लोगों ने देखा कि स्टील बनाए जाते हैं फेरस और कार्बन से। स्टेनलेस स्टील बना होता है फेरस, कार्बन, क्रोमियम और निकेल से। ठीक है, यहाँ से क्रोमियम के बारे में और भी बातें आप जान जाए। ठीक है, क्रोमियम जो होता है, क्रोमियम का इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं?
तो देखो अगर क्रोमियम का इस्तेमाल अगर हम बात करें यूज, तो ये हम मधुमेह रोग के लिए भी कर लेते हैं। यानी जो डायबिटीज होता है मधुमेह रोग में, और दूसरा अगर बात करें तो बांझपन का जो दवा होता है, उस बांझपन के दवा में भी हम लोग किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, क्रोमियम का इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी जब इसकी कमी हो जाएगी, क्रोमियम की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो मधुमेह रोग होने की पॉसिबिलिटी है, और बांझपन रोग होने का भी इसका क्या होता है, संभावना बढ़ जाता है। तो बोलो कोई समस्या किसी तरीका का नहीं है। अच्छा देखो, हम यहाँ पर अगर एक और बात बताएं, तो अगर लोहे में अगर अशुद्धि की बात किया जाए, लोहे में अशुद्धि अगर हमें पता करना होता है, तो लोहे में हम अशुद्धि का डिसाइड किससे करते हैं, तो लोहे में अशुद्धि जो होता है वो कार्बन की मात्रा पर होता है। किस पर होता है, कार्बन की मात्रा पर। यानी जिसमें जितना अधिक कार्बन होगा वो उतना ही बेकार होगा, उतना ही अशुद्ध लोहा माना जाएगा, और जिसमें कार्बन की मात्रा कम होगा लोहा में, उसको उतना ही बेहतर लोहा माना जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। बोलो कोई समस्या इसमें नहीं है। अब बात आती है कि लोहे से और हमें क्या क्या जानकारी मिलना है। ठीक है, देखो अब लोहा आपको पता है कि लोहे में जंग लग जाते हैं, लोहा का क्या होता है, जंग लगता है। ठीक है, इसको रफ हम कर रहे हैं। लोहा जो होता है, लोहा में क्या होता है, जंग लगता है, और जंग लगने से उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो जानो। ठीक है, यानी लोहे में जंग लगने पर, जंग से सबसे पहला जानो कि रिएक्शन ये लोहा किससे किससे करेगा। रिएक्शन जो होता है वो किससे किससे लोहा कर सकता है, रिएक्शन की बात कर रहे हैं, यानी ये किससे किससे अभिक्रिया कर सकता है। पहली बात कि ये ना तो ठंडे पानी से और ना ही गर्म पानी से ये रिएक्शन करता है। ये एनसीईआरटी का लाइन है कि लोहा जो होता है वो ना तो गर्म पानी के साथ रिएक्शन करता और ना ही ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करता है। तो ये जो है रिएक्शन नहीं करेगा किससे, हॉट वाटर एंड कौन सा, तो आप कहोगे कि कोल्ड वाटर। यानी ना तो हॉट वाटर के साथ और ना ही कोल्ड वाटर के साथ ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और ना ही ये प्योर वाटर के साथ, प्योर वाटर यानी जिसे हम आशुद्ध जल बोलते हैं, आशुद्ध जल के साथ भी ये रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि लोहा जो होता है वो ना तो ठंडे पानी से रिएक्शन करता है, ना ही गर्म पानी से रिएक्शन करता है, और ना ही ये आशुद्ध जल से रिएक्शन करता है। बात क्लियर हुआ। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना कि ये रिएक्शन करेगा कहाँ से। ठीक है, इसमें जंग लगते हैं, रिएक्शन लगने का मतलब है कि इसमें जंग लगना, इसमें क्या लगना, जंग लगना। तो जंग कहाँ से लगेगा, तो आप ध्यान रखोगे कि ये जंग जो लगता है ये स्टीम से करता है, यानी जल वाष्प से कर लेता है। ये किससे रिएक्शन कर जाता है, जल वाष्प से। यानी जो वेपर होता है वो वेपर से ये क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। ये वेपर से क्या कर लेता है, रिएक्शन करता है, और वेपर से ही रिएक्शन करके इसमें क्या लग जाते हैं, जंग लगते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि लोहे में जंग लगने का प्रमुख कारण क्या है, तो वो आपका क्या है, जलवाष्प है, यानी वेपर है। ठीक है, वेपर कहने का मतलब इसमें आपका ऑक्सीजन होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड एयर से ये संपर्क कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें जंग लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे, जंग लग जाएंगे। बात क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगर हम और बात करें इसमें कि जो जंग लग जाता है, तो जंग लगने से हम बचा कैसे सकते हैं, तो देखो जंग लगने जो लग जाता है, जंग लगने पर, ठीक है, हम इसको क्या करते हैं कि इस पर हम पेंट चढ़ाते हैं। क्या करते हैं, पेंट चढ़ाते हैं। यानी पेंट चढ़ाने, यानी पेंट किसका करते हैं, तो जिंक का। यानी जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग जस्ते की क्या चढ़ाते हैं, परत चढ़ा देते हैं। जस्ते की क्या चढ़ाते हैं, लेप चढ़ा देते हैं। और ये जो प्रक्रिया होता है इसी को हम लोग, जो प्रोसेस होता है
इस प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अगर प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन। क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन कहता है। गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, यानी गैल्वेनीकरण। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं यस्सदी लेपन या यसद लेपन। यानी लोहे पर जो जिंक की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसको हम यसद लेपन कहते हैं, या तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, या गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो बोलो इसमें कोई समस्या है? नहीं है। अब जंग लगने से इसमें क्या क्या परिवर्तन दिखेंगे, ठीक है। अगर इसमें परिवर्तन की अगर हम बात करें तो परिवर्तन क्या क्या हो सकता है? परिवर्तन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या चेंजेज होगा? इसमें परिवर्तन क्या होगा? पहला, इसका वेट जो होगा, वेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। वेट क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इसकी अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथ इसका क्या होगा? स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथ क्या होगा? कम हो जाएगा। यानी इसका मजबूती जो है, मजबूती क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन इसका वेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं है। अच्छा, इसके अगर हम कलर की बात करें तो ये कलर इसका कैसा हो जाएगा? तो रेड ब्राउन हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा? रेड ब्राउन हो जाएगा। रेड ब्राउन कहने का मतलब है कि लाल भूरे रंग का हो जाएगा। बोलो कोई समस्या इसमें? नहीं है। तो ये हमारा लोहा है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि लोहा जो है या ना तो ठंडे पानी से रिएक्शन करता है और ना ही गर्म पानी से, और ना ही आसुत जल से ये रिएक्शन करता है। रिएक्शन किससे करेगा? वेपर से करेगा, जिसमें ऑक्सीजन और एयर शामिल होते हैं। जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग जस्ता का परत चढ़ाते हैं, और जस्ता का परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होता है उसको गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण या यसद लेपन के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करें तो इसमें क्या-क्या परिवर्तन होंगे, तो इसके वेट इंक्रीज कर जाएगा, इसके स्ट्रेंथ जो होंगे, मजबूती जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, और इसके जो कलर होंगे वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा, यानी लाल भूरा हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं है। चलो, अब अगर हम बात करें तो देखो इसमें जो होता है एक होता है कि हम लोग जो आपका मैग्नेटाइट था, क्या था? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अस्थाई चुंबक बनाने में। क्या बनाने में? अस्थाई चुंबक। यानी जो आपका मैग्नेट होता है उसको बनाने में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मैग्नेटाइट का इस्तेमाल करते हैं। और ये मैग्नेटाइट जो अस्थाई चुंबक होता है बनाने में, उसमें हम लोग किसका इसका इस्तेमाल करते हैं? तो आप ध्यान रखना कि अल्निको, अल्निको, अल से हो गया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, और एन निकेल हो गया, निकेल हो गया, और सीओ से कोबाल्ट हो गया, ठीक है। तो हम अस्थाई चुंबक बनाने के लिए 3 धातुओं का इस्तेमाल करते हैं। पहला हो गया एल्युमिनियम हो गया, निकेल हो गया, और कोबाल्ट हो गया, और साथ ही साथ हमारा फेरस भी होता है। क्या होता है? फेरस भी होता है। बोलो, यानी फेरस के साथ जब हम इसको मिला देते हैं तो अस्थाई चुंबक बन जाता है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं है। चल, तो आप ध्यान रखना अस्थाई चुंबक में यानी अल्निको का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। आगे बढ़ें? बोलो, बढ़ जाए। चल, अब आता है बात कि इसमें और भी क्या चीज़ है, तो इससे कुछ कुछ प्रश्न और बन जाते हैं। वो प्रश्न क्या है कि सबसे अशुद्ध लोहा किसको कहते हैं? सबसे कठोर लोहा किसको कहते हैं? सबसे शुद्ध लोहा किसे कहते हैं? ये सारा चीज हमारा पूछ लेता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे सबसे शुद्ध लोहा,
सबसे शुद्ध लोहा की अगर बात करा तो उसको हम कहते हैं गढ़ा लोहा। इसको कहते हैं गढ़ा हुआ जो लोहा होता है उसे हम कहते हैं शुद्ध लोहा। इसमें लगभग आपका 95% जो होता है वो लोहा मौजूद होता है। कितना परसेंट होता है? 95% लोहा होता है, ठीक। लेकिन अगर सबसे अशुद्ध पूछा जाए, सबसे अशुद्ध अगर पूछा जाए तो सबसे अशुद्ध लोहा जो होता है उसको हम बोलते हैं कच्चे लोहा को। किसको बोलते हैं? कच्चे लोहा को, यानी पिग आयरन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पिग आयरन को। तो सबसे शुद्ध लोहा गढ़ा लोहा है, सबसे अशुद्ध लोहा कच्चा लोहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो सबसे कठोर लोहा, सबसे कठोर लोहा, सबसे कठोर लोहा की अगर हम बात करें तो सबसे कठोर लोहा जो होता है वो आपका ढलवा लोहा होता है। कौन सा लोहा होता है? ढलवा लोहा होता है, ठीक है। ढलवा लोहा को हम लोग सबसे मजबूत लोहा बोलते हैं। ढलवा नहीं, पिटवा लोहा, ढलवा नहीं। ढलवा लोहा को सबसे खराब लोहा माना जाता है। पिटवा लोहा, ठीक है। किसको बोला जाता है? पिटवा लोहा को। बोलो, किसी तरीका का कोई समस्या है? क्या आपको समझ में आ रहे हैं? फेरस से रिलेटेड जो भी हमारा प्रश्न बन रहा है क्या वो समझ में आपको आ रहे हैं? बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे खराब लोहा, सबसे खराब लोहा अगर पूछा जाए तो सबसे खराब लोहा होता है ढलवा लोहा। क्या होता है? ढलवा लोहा। आपने देखा होगा कि जो चापाकल वगैरह जो होते हैं वो बुंदा का बना होता है। लोहा तो होता है लेकिन वो बुंदा होता है, उसको क्या बोलते हैं? ढलवा लोहा बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से 4 तरीका से प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। चल, अब एक पूछा जाता है प्रश्न कि खून को शुद्धिकरण करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो खून शुद्धिकरण में, खून का शुद्धिकरण में, खून का शुद्धिकरण। अब शुद्धिकरण का मतलब क्या है? प्यूरिफिकेशन। क्या है? प्यूरिफिकेशन, यानी खून को छानने के लिए उसमें हम लोग क्या करते हैं? तो फेरिक क्लोराइड का, FeCl3 का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? फेरिक क्लोराइड का। याद रखो, इसको हम क्या बोलते हैं? फेरिक क्लोराइड। तो फेरिक क्लोराइड का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं किसमें? तो खून के शुद्धिकरण में। किसमें करते हैं? खून के शुद्धिकरण में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बोलो, इसमें किसी तरीका का कोई समस्या है? तो यहाँ से ये हमारा लोहा कंप्लीट होता है। क्या होता है? कंप्लीट। लेकिन अगर एक और भी बात जानना चाहोगे तो जान जाओ। अगर आपसे कहा जाए कि खून की मात्रा कौन बढ़ाता है? खून की मात्रा बढ़ाने के लिए हम लोग हरा कशीस का यूज करते हैं। किसका? हरा कशीस। और हरा कशीस हमने पढ़ाया है, क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट में जब हम 7 मॉलिक्यूल्स जल को मिला देते हैं तो वो हमारा क्या होता है? फेरस हरा कशीस हो जाता है। क्या होता है? हरा कशीस, यानी हरा थोथा होता है। तो खून की मात्रा कौन बढ़ाता है? हरा कशीस, यानी FeSO4 × 7H2O। बोलो, बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो चल, ये हमारा क्या था? फेरस था। तो फेरस हमारा क्या हुआ? कंप्लीट हुआ, ठीक है। निकेल आपको बताया गया था, तो निकेल में थोड़ा सा एक और बात ध्यान रखना कि निकेल जो होता है वो चुंबक बनाने में, हालांकि हम आपको बता दिए कि निकेल यानी एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकेल का ये हम लोग किसमें कर लेते हैं? चुंबक बनाने में। तो इसको कॉपी करो, हम लोग इसको पढ़ लिए। अगला जो है आपका एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स है कॉपर। क्या है? कॉपर है। तो कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर का हम लोग सबसे पहले Cu, याद रखना कॉपर COPPER होता है, लेकिन इसको हम लिखते हैं Cu से, ठीक है। इसका अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 29 होता है। ध्यान रखना, जिसका जिसका लिखवा रहे हैं उसको किसी भी हालत में तुम्हें ध्यान रखना होगा, ठीक है।
अब बात आती है कॉपर का, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग हिस्टोरिक मेटल बोलते हैं। हिस्टोरिक मेटल के नाम से जाना जाता है। हिस्टोरिक मेटल आपको पता है कि सबसे पहले जो खोज हुई थी वो कॉपर का ही खोज हुआ था, तांबे का खोज सबसे पहले हुआ था। इस वजह से इसे हम हिस्टोरिक मेटल के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? हिस्टोरिक मेटल के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें कि इसका एक अयस्क होता है जो बार बार पूछा जाता है, तो अयस्क जो है इसका क्यूप्राइट, क्यूप्राइट, ठीक है। क्यूप्राइट जो होता है इसका क्या है? अयस्क है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं CuFe, CuFeS2। इसको हम फॉर्मूला क्या होता है? CuFeS2, क्यूप्राइट। तो बार बार पूछा जाता है कि क्यूप्राइट किसका अयस्क है, किस तत्व का अयस्क है क्यूप्राइट? तो कॉपर का अयस्क है। किसका अयस्क है? कॉपर का अयस्क है, ठीक है। अब आते हैं इसके यूज पर। तो आपको पता है, सिंपल सी एक बात समझो, आपको हर जगह पता है कि इसका इस्तेमाल किसमें होगा? वायर बनाने में, यानी इलेक्ट्रिक वायर बनाते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसका यूज पढ़ा रहे हैं आपको एलॉय बनाने में, यानी मिश्र धातु बनाने में, कि मिश्र धातु में कहाँ-कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सबसे पहला है कॉपर प्लस एल्युमिनियम। कॉपर प्लस एल्युमिनियम को हम लोग बोलते हैं रोल गोल्ड। रोल गोल्ड क्या बोलते हैं? रोल गोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉपर और एल्युमिनियम को जब हम मिलाते हैं तो इससे बना हुआ जो मिश्र धातु है उसको हम किस नाम से जानते हैं? रोल गोल्ड के नाम से। अगला है कॉपर एंड जिंक। कॉपर एंड जिंक, जब हम कॉपर के साथ जिंक को मिला देते हैं तो ये हमारा बन जाता है पीतल। क्या बन जाता है? पीतल बन जाता है। कॉपर 70% होता है और जिंक की बात करें तो जिंक होता है 30%। कितना परसेंट होता है? जिंक 30%, कॉपर 70% और जिंक आपका 30%। इसी तरीका से अगर हम बात करें तो कॉपर के साथ जब हम लोग टीन को मिला देते हैं, किसको मिलाते हैं? टीन को। तो कॉपर के साथ जब हम लोग टीन को मिलाते हैं तो ये कांसा बन जाता है, ब्रॉन्ज। क्या बन जाता है? कांसा, यानी जिसको हम ब्रॉन्ज बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें लगभग आपका 88% कॉपर होता है और टीन लगभग 12% होता है। कितना परसेंट होता है? 12%। तो ये हमारा कॉपर प्लस जो टीन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कांसा बोलते हैं। अब आता है एक फेमस क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर। कॉपर, जिंक और निकेल को जब हम मिला देते हैं तो ये हमारा बनता है क्या? जर्मन सिल्वर। तो ये बार बार पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है, या पूछा जाता है जर्मन सिल्वर में किस धातु का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ध्यान रखना, हम लिख देते हैं कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर का यूज नहीं किया जाता। जर्मन सिल्वर बनाने के लिए हम लोग सिल्वर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बोलो, बात क्लियर है? स्पष्ट है? तुम्हें समझ में आ रहा? बोलो, समझ में आ रहा? तो हमने क्या देखा कि इससे बनने वाले क्या क्या मिश्र धातु है। पहला क्या था कि कॉपर और एल्युमिनियम है। कॉपर एल्युमिनियम मिलकर रोल गोल्ड का निर्माण कर दिया, ठीक है। कॉपर और जिंक मिला तो पीतल का निर्माण कर दिया, ठीक है। कॉपर और टिन मिला तो कांसे का निर्माण कर दिया। कॉपर, जिंक और निकेल मिला तो जर्मन सिल्वर का निर्माण कर दिया। बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एक यहाँ पर कॉपर और जिंक से और लिख लो, ठीक है, कि कॉपर और जिंक मिलते हैं। कॉपर और जिंक जब मिलता है तो इसको हम डच मेटल के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डच मेटल। तो हो सकता है कि पूछ ले आपसे कि डच मेटल जो मिश्र धातु है वो किन दो तत्वों के मिलने से बना है? तो कॉपर एंड जिंक के मिलने से ये हमारा क्या बना है? डच मेटल बना है। बोलो, बात क्लियर है? बोलो, बात क्लियर है? चल, तो इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। एक और होता है
कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड जो होता है, यानी कॉपर का हम लोग इस्तेमाल, जो हमारा लेड होता है यानी जो शीशा होता है, शीशे को हम लोग कलर प्रदान करने में भी इस्तेमाल करते हैं। अगर लिखना होगा तो लिख लो कि हम लोग शीशे को रंग प्रदान करने के लिए, कलर देने के लिए भी इस्तेमाल कॉपर का कर लेते हैं। यानी कॉपर में जब हम इसमें शीशा में जब हम कॉपर मिलाते हैं तो उसमें कुछ कलर आ जाते हैं, ठीक है। तो कलर देने के लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, कॉपर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आया होगा कि कॉपर और हमने एल्युमिनियम मिलाया, रोल गोल्ड कहलाया, कॉपर जिंक मिलाया, पीतल कहलाया, कॉपर और जिंक मिलाया तो इसको डच मेटल के भी नाम से जानते हैं। कॉपर और टिन मिला तो कांसा बना, कॉपर जिंक निकेल मिला तो जर्मन सिल्वर बना, और शीशे को कलर देने में भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। बोलो कोई समस्या इसमें नहीं है। चल तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा मेटल है वो है हमारा एल्युमिनियम। क्या है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कह रहे हैं, आपका सिल्वर है। क्या है, सिल्वर, ठीक है, यानी एजी, इसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं। सिल्वर का अगर आपसे कभी भी एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो एटॉमिक इस नंबर जो होता है इसका 47 होता है। कितना होता है, 47 होता है। एल्युमिनियम हमारा सिल्वर का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 47 है। अब अगर हम बात कर लें तो सिल्वर का हम सबसे पहला जो फैक्ट है, ये विद्युत का सर्वाधिक बेहतर चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, यानी सर्वोत्तम चालक किसको हम कहते हैं, तो सिल्वर को कहते हैं। सिल्वर के बाद ही आपका कोई और मेटल आता है, ठीक है। लेकिन सबसे जो अच्छा चालक माना जाता है वो किसको माना जाता है, तो सिल्वर को माना जाता है। सिल्वर के बाद अगर हम बात करें तो सिल्वर का इस्तेमाल आपको पता है कि आभूषण वगैरह बनाने में करते हैं, इसमें तो कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। इसको हम लोग नोबेल मेटल के नाम से जानते हैं, नोबेल मेटल के नाम से, यानी उत्कृष्ट, उत्कृष्ट धातु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, उत्कृष्ट मेटल के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करता है, तो रिएक्शन नहीं करता है, इस वजह से हम इसे नोबेल मेटल के नाम से जानते हैं। और भी अगर हम बात करें तो इस पर एक चांदी पर एक काली परत चढ़ जाती है, काली परत चढ़ जाता है चांदी पर। तो चांदी पर जो काली परत चढ़ता है वो किसके वजह से होता है, तो सिल्वर सल्फाइड की वजह से, Ag2S की वजह से। इसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर सल्फेट, क्या बोलते हैं, सिल्वर सल्फाइड, क्या बोलते हैं, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड के कारण ही इस पर क्या हो जाता है, तो इस पर हम हमारी काली परत चढ़ जाती है। काली परत, केवल सिल्वर का आभूषण नहीं बनता है, सिल्वर में कुछ और भी धातुएं मिलाई जाती है, जैसे कॉपर मिला दिए जाते हैं, एल्युमिनियम मिला दिए जाते हैं। तो इन सभी के वजह से इस पर काली परत चढ़ जाता है। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। इसको हम हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हॉर्न सिल्वर हम किसे कहते हैं, क्या पूछा जाए, हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं, तो आप याद रखना कि AgCl को, ठीक है। यानी सिल्वर क्लोराइड जो होता है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आप कहोगे कि हॉर्न सिल्वर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हॉर्न सिल्वर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल जो होता है वो सन ग्लासेस बनाने में भी कर देते हैं। किसमें करते हैं, सन ग्लासेस बनाने में। सन ग्लासेस जो होता है उसमें इस्तेमाल इसका कर लिया जाता है, यानी प्रकाश संवेदी जो शीशा होता है उसमें हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये हमारा सिल्वर से, इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चल अगला जो पॉइंट है हमारा, अगला जो मेटल है, हमें कौन सा मेटल पढ़ना है, तो आप कहोगे कि अगला मेटल है हमारा
अगला मेटल जो है हमारा वो है सोना। क्या है? सोना, यानी AU, गोल्ड। किसकी बात कर रहे हैं? गोल्ड की बात करें। अब इस यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, तो एटॉमिक नंबर इसका होता है 79। क्या होता है? 79 होता है। ठीक है, इसका भी आपको पता है कि क्या बनाने में, आभूषण बनाने में इस्तेमाल होता है। ये सारे जो है आउटडेटेड क्वेश्चन है, इससे प्रश्न पूछने वाला नहीं है। अगर हम बात करें कि सोने का, तो सोना अगर आप 10 ग्राम सोना लेते हैं तो 10 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है, कि अगर आप 10 किलोमीटर लंबी, अगर 10 ग्राम अगर आप सोना लेते हैं और उसको खींच के यानी तान कर आप वायर बनाएंगे तो कितने किलोमीटर लंबी बनेगी वायर? तो 2 किलोमीटर। इसका मतलब कि सबसे अधिक तन्य होता है। ठीक है, दूसरा है कि ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है, इस वजह से इसे हम नोबेल मेटल भी कह देते हैं। यानी सिल्वर से भी कम रिएक्टिव होता है हमारा क्या, आपका होता है गोल्ड। इस वजह से हम इसे क्या बोल देते हैं, तो हमें नोबेल मेटल के नाम से भी जान देते हैं। ठीक है, इसके अयस्क पूछे जाते हैं। बोल, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? जो बताया जा रहा है समझ में आ रहा है? बोलो, किसी तरीके का कोई समस्या? बोलो। पढ़ाने के धुन में है, क्योंकि हमें खत्म करना है ब्लॉक डी को। ठीक है, ये ब्लॉक डी आपका यहाँ पर आकर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। अच्छा, तो अयस्क की बात करें तो एक होता है केल्वेराइट और एक होता है सिल्वेनाइट। सिल्वेनाइट, ठीक है, एक होता है केल्वेराइट और एक होता है सिल्वेनाइट। बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो दो इसके प्रमुख अयस्क है, इसको आप ध्यान में रखना। अब जो गोल्ड होता है, गोल्ड को साफ करने के लिए या गलाने के लिए हम लोग एक्वा रेजिया का इस्तेमाल करते हैं। किसको इस्तेमाल करते हैं? एक्वा रेजिया को। जब आप पुराने गोल्ड को ले जाओगे तो पुराने गोल्ड को साफ करने के लिए क्या होता है, एक एक्वा रेजिया का घोल होता है। एक्वा रेजिया का घोल जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अम्ल राज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ल राज के नाम से भी जानते हैं। बोलो, कोई समस्या इसमें? हमने क्या कहा कि जो हमारा हमारा जो एक्वा रेजिया होता है उसको हम अम्लराज के भी नाम से जानते हैं। और एक्वा रेजिया जो होता है वो दो प्रकार के घोल से मिलकर बना होता है। एक क्या होता है कि एक होता है HCl और एक होता है आपका नाइट्रिक अम्ल, HNO3। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और एक को हम क्या बोलते हैं? तो एक को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और साथ ही साथ नाइट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग अगर 3 हिस्सा लेते हैं तो एक ही हिस्सा हमारा क्या होता है, तो नाइट्रिक अम्ल होता है। तो आप ध्यान रखना, यहाँ 3 लगा है तो इसके साथ 3 मत लगाना, इसके साथ 1 लगाना, यहाँ 1 है तो इसके साथ 3 लगाना। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का जो अनुपात होता है 3:1 होता है। बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये हमारा सोना से संबंधित हमारा प्रश्न था। किससे संबंधित था? सोना से। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, आपको ये सारे पॉइंट जो है रटने ही पड़ेंगे, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये सारे पॉइंट आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।